चल बेटा हम स्टार्ट करते हैं। टीम सब बच्चों की रेडी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट किया जाए। चलिए बेटा बच्चों, सबसे पहले तो आप में से मैक्सिमम बच्चों ने सीए फाउंडेशन एग्जाम दिया है बेटा, है ना। और आज अपनी जो रिपीटर बैच है, रिपीटर बैच का फर्स्ट डे। आप सब बच्चों ने सीए फाउंडेशन एग्जाम दिया बेटा? ओके, इधर बेटा, उधर बच्चों दिया हुआ एग्जाम, इधर बेटा। अच्छा, एग्जाम नहीं दिया है? अच्छा कोई बात नहीं, उधर बच्चों एग्जाम दिया हुआ है? अच्छा अच्छा, आपने? ओके 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 ओके, चलो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी कनेक्टेड हैं? ऑनलाइन पूरी टीम, प्रथम, शिवानी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम बच्चों, प्रणाम। चलो हम स्टार्ट करते बेटा। बच्चों सबसे पहली तो बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन ये करें बच्चों कि आप में से मैक्सिमम बच्चों ने सीए फाउंडेशन एग्जाम दी, और सीए फाउंडेशन एग्जाम अभी आप लोगों की रिसेंटली फिनिश हुई है। लेकिन अगर बेटा अपने को लगता है कि थोड़ा बहुत भी बच्चों रिजल्ट 19-20 है, तो मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि समय बर्बाद किए बिना, टाइम को लॉस किए बिना हमें इमीडिएटली रिपीटर बैच को कर लेना चाहिए। उसके पीछे रीजन है बेटा। क्या रीजन है बच्चों, मैं बता दूं। मतलब देखो क्या होता है, सी एग्जाम ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम है, सब बच्चे एग्जाम देते हैं, 100% रिजल्ट हो जरूरी नहीं है। कई सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मान लो स्टडी टाइम पे नहीं हो पाई, कुछ हेल्थ इशू हो सकता है, कुछ फैमिली इशू हो सकते हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, जिनके कारण आप अपना 100% एग्जाम में डिलीवर नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सच होता है बेटा कि हम अपना असेसमेंट करके, अगर मेरे को थोड़ा बहुत भी 19-20 में, बच्चों से ये रिक्वेस्ट करो बेटा कि थोड़ा भी अगर अपने को लगता है कि 19-20 है, तो हमें मुगालते में नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, एटलीस्ट अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और समय का उपयोग करते हुए रिपीटर बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अच्छा, रिपीटर बैच से फायदा क्या? देखो सबसे बड़ा फायदा अभी क्या होगा, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि क्या करते हैं कि उनको इंटरनली पता है कि यार थोड़ा सा रिजल्ट आगे पीछे ऊपर नीचे है, लेकिन फिर भी अपने आप को कंफ्यूजन में रख के महीना 1.5 महीना बिगाड़ देते हैं। आज आप देखो जनवरी वाले मंथ में हैं आप, जनवरी भी लगभग एंडिंग वाली, मतलब एंडिंग पोजीशन पे है, रिजल्ट आएगा करेगा, फरवरी ऐसे निकल जाना है। मार्च के आसपास मान लो किसी कारण से रिजल्ट नेगेटिव आता है बच्चे का, किसी कारण से बेटा, बच्चों किसी कारण से नेगेटिव आया, वो कुछ भी हो सकता है रीजन। और कभी कभी तो ऐसा होता है बेटा, अच्छे स्टूडेंट, बच्चों आप लोग तो पूरी तरह से जानती बेटा, अच्छे स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट एक नंबर से अटके, वो एक नंबर की कमी जो है ना बेटा, वो मान के चलो कि अपने को वापस से जीरो पे ला देती है। अब ऐसी स्थिति में आप बताओ, आपने फरवरी पूरा निकाल दिया, और मार्च में 5-7 दिन 8 दिन फिर अपने रिजल्ट के बाद अपने आप को संभालने में लगाए, और फिर उसके बाद हम अपनी स्टडी के लिए अगर जाते हैं, तब तक बीकॉम का प्रेशर आ जाता है, क्योंकि बीकॉम के एग्जाम भी तो सामने हैं। अच्छा, बीकॉम के एग्जाम आपका तकरीबन तकरीबन आपने अगर बहुत कम भी मेहनत की, तो भी आपको एग्जाम देने तो जाना ही है। और आप में से बहुत सारे बच्चे जिन लोगों ने, यूनिवर्सिटी जो है इंदौर से बाहर की यूनिवर्सिटी होगी, कितने बच्चों की यूनिवर्सिटी इंदौर से बाहर की यूनिवर्सिटी बेटा? इंदौर पूरी टीम पक्का? इधर बेटा, वेरी गुड, उधर। तो जो बच्चे बेटा इंदौर से बाहर के हैं, उन लोगों को आप बताइए, ऐसे केस में एग्जाम देने के लिए तो इंदौर से बाहर जाना है, कम से कम 20 से 25 दिन का डेविएशन किसके कारण हो जाएगा? बीकॉम के एग्जाम के कारण हो जाएगा। और फिर उसके बाद उधर आपके सामने 15 मई, 15 मई सीए फाउंडेशन एग्जाम की डेट्स डिक्लेयर है। तो एग्जाम डेट डिक्लेयर होने के कारण हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि जितना कि हम बाद में रिजल्ट के बाद रिपीटर बैच के अंदर अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर पाए। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है बेटा, बच्चा अपने ही कंफ्यूजन में जीता है, और जो वो तारीखों का फेर देखे ना कि 1-1.5 महीने हमने मुगालते में निकाल दिए, फिर उसके बाद बात करी, रिजल्ट आया, अपने आप को संभाला, तब तक बीकॉम आ गया।
बीकॉम से बाहर निकले, एक प्रॉपर मोमेंटम सेट करने की कोशिश की कि 15 ऑफ मई से एग्जाम आ गई और हाफ हार्टेडली एग्जाम दी और पता चला इस बार बच्चा 1 या 2 नंबर सेट का था। और सी एग्जाम ऐसा है कि अगर आपने हाफ हार्टेडली एग्जाम दी तो अगला अटेम्प्ट भी 0 से स्टार्ट होना है। पहले अटेम्प्ट में बच्चा 1 नंबर से रुका था, दूसरे अटेम्प्ट में कई बार 5 नंबर 7 नंबर से रुक जाता है। और एक बार नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी होती है तो अच्छा पोटेंशियल रखने वाला बच्चा भी कई बार अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर पाता है, रिकवर नहीं कर पाता है। इससे बेटा सब अपनी बच्चे हैं, पूरी टीम अपनी बच्चों की टीम है, बहादुर बच्चों की टीम है। इसे बिल्कुल भी मन में नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए बच्चों बिल्कुल नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए बच्चों, बिल्कुल उधर पूरी टीम नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों, शिवानी, पूरी टीम बेटा, कहीं नेगेटिव थॉट नहीं, पॉजिटिविटी के साथ हम लोगों को जुड़ना चाहिए बराबर। और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते बेटा जो कि फाउंडेशन के लिए तैयारी करते करते अब उन बच्चों का मानना हो सकता है कि यार हमें घर भी जाना है। नो डाउट घर की भी याद आती है, घर के खाने की भी याद आती है, हॉस्टल का खाना खाना खाते खाते पजल्ड हो जाते बच्चों, पेरेंट्स से भी मिलना, रिलेटिव लोगों से भी मिलना। तो ऐसे में आप ये कर सकते हो, घर गए, घर जाके भी आपने ऑनलाइन लेक्चर्स कनेक्ट कर लिए और ऑनलाइन आप कनेक्ट हुए तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट से हमारी कंटिन्यूटी बनी रहती है। और कंटिन्यूटी एक बार अगर बनी रहती है तो ऐसी केस में हम लोगों को आगे दिक्कत नहीं आती। चलो बेटा, खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने पास चूंकि हम लोगों ने अपनी रिपीटर बैच क्विक स्टार्ट कर ली तो अपने पास सफिशिएंट समय रहेगा बेटा। पूरे 3 महीने अपने को मिलेंगे और पूरे 3 महीने के अंदर अकाउंट सब्जेक्ट 100% हम लोगों को कवर करना है। स्टडी मटेरियल कंप्लीट, कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ, पूरे डेप्थ के साथ। बोलो सब बच्चे कमिटेड हैं? पूरी टीम परफेक्ट बेटा? उधर इधर का पक्का बच्चों? वेरी गुड। उधर बच्चों? ओके। ऑनलाइन टीम कोई भी डाउट हो बेटा बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा, किसी भी प्रकार का। देखो अपनी ये रिपीटर बैच की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये रहेगी कि भाई किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, डाउट को मन में रखने की जरूरत नहीं, आप कभी भी हम लोगों से पूछ सकते हैं और डाउट हम लोग आप लोगों को क्लियर करेंगे। चलो करते बेटा स्टार्ट। सी फाउंडेशन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेसिक से हम चलते बेटा। बच्चों पहले चैप्टर बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, 0 से हम स्टार्ट करेंगे ताकि पूरा परफेक्शन लेवल तक डिस्कस कर सकें। चलिए बेटा कॉपी में हेडिंग दीजिए। पहला चैप्टर हम उठाने जा रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब बच्चों जब आप अपना अकाउंट सब्जेक्ट का पेपर देखते हैं तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए कंपलसरी होता है और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए 2-2 नंबर के ट्रू फॉल्स के हैं, 4 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब ऐसे जो थ्योरी क्वेश्चन आपके आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, वो ज्यादातर अकाउंटिंग कंसेप्ट पर बेस आते हैं और हम लोगों को हर चैप्टर को 0 से लेकर पूरे कंप्लीट डेप्थ तक लेके चलना है। बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि थ्योरी भी हम लोगों को प्रॉपर तरीके से कवर होनी चाहिए। अकाउंटिंग कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट हम लोगों के लिए इसलिए है ताकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं उन लोगों ने एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग मेथड को फॉलो कराए कि नहीं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो कराए कि नहीं, ये हम लोगों को चेक करना बहुत जरूरी है। और अकाउंट सब्जेक्ट में आप अकाउंटिंग एंट्री भी कर रहे हैं तो अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए हम लोगों को बेसिक कंसेप्ट, बेसिक अजम्पशन, बेसिक कन्वेंशन है, अकाउंटिंग कन्वेंशन है, वो सब पता होने चाहिए। और यहीं से बेटा एग्जामिनर 2-2 नंबर के छोटे छोटे ट्रू फॉल्स या कुछ थ्योरी क्वेश्चन अच्छे पिक कर लेता है। तो चलो बिल्कुल 0 से स्टार्ट करते बेटा, एक एक कंसेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जी सबसे पहला कंसेप्ट, बस कॉपी में हेडिंग दे दीजिए, कंसेप्ट नंबर 1, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मौद्रिक आकलन का सिद्धांत।
ओके बेटा, सुनना बहादुर बच्चों, ध्यान देना बेटा। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब बताओ बेटा, हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अकाउंट, और अकाउंट में आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। किसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है? बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। और जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर तो हम सीधी सीधी पहली बात ही करते हैं किससे रिलेटेड? मनी से रिलेटेड। अरे भाई, व्यापारी तो बात ही करता है, बाप बड़ा ना भैया। वेरी गुड, इन्हें सीए बन गए बेटा। जब आप ये बिजनेस की बात करें तो ऐसे केस में हमारे सामने कंसेप्ट आता, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यानी अकाउंट में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उन्हीं ट्रांजेक्शन को जगह देंगे जिनको कि हम मनी टर्म के अंदर कर सकते हैं, मॉनिटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, मॉनिटरी टर्म में असेस कर सकते हैं, मुद्रा में जिनका मूल्यांकन कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। यानी जो नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, जहां पर मनी का कोई लेना देना नहीं है, उनकी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, आपने अगर मान लो एक प्लांट परचेस किया 50 लाख रुपए, अब 50 लाख रुपए का प्लांट अगर आपने परचेस किया है तो मनी ट्रांजेक्शन हम इसकी एंट्री करेंगे। आपने एक मशीन खरीदी 20 लाख रुपए की, मनी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। आपने एक बिल्डिंग बनाई मान लीजिए 10 करोड़ रुपए की, यहां पर मनी का मूवमेंट हुआ, रुपए का मूवमेंट हुआ, बोलो जी इसकी भी हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। इन्हें अकाउंट का बेसिक कंसेप्ट क्या बनता है? मनी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जहां पर हम बात क्या करते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हम उसी ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जगह देंगे जिसको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। मतलब नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हम यहां बुक्स ऑफ अकाउंट में जगह नहीं देने वाले। कैसे? अब जरा इसको बारीकी से हम यहां समझते हैं। मनी मेजरमेंट, मौद्रिक आकलन के सिद्धांत। सुनना बच्चों, बच्चों एक बिजनेसमैन साल भर में जमाने भर के ट्रांजैक्शन करता है। अब आपके मन में बात आएगी, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या निकला? जब बच्चों हम ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं ना, तो ट्रांजैक्शन हम तब बोलते हैं जबकि दो या दो से ज्यादा विलिंग पार्टी विलिंगली किसी कमर्शियल एक्टिविटी में इंटर्ड होती। दो या दो से ज्यादा विलिंग पार्टीज, विलिंग पार्टी यानी इच्छुक पार्टीज, विलिंगली यानी अपनी मर्जी से, वॉल्यूंटरीली किसी कमर्शियल एक्टिविटी में इंटर्ड होती है। जैसे ए ने बी को माल बेचा, या ए ने बी को लोन या एडवांस दिया, ए ने बी को सैलरी दी, हमने किसी को लोन दिया, किसी से लोन लिया, कमीशन दिया, कमीशन लिया। हमने दो या दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच में विलिंगली, मर्जी से किसी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी हुई है तो उसको हम नाम देते हैं ट्रांजैक्शन। इवेंट, इवेंट यानी घटनाएं। इवेंट अपने आप घटित होते हैं, घटनाएं अपने आप घटित होती, और हम उन्हीं इवेंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जगह देंगे जिनकी मॉनेटरी वैल्यू, जिन इवेंट को मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। जैसे लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट है। बोले ये सब इवेंट है, ये सब घटनाएं हैं। लेकिन हम कौन से इवेंट रिकॉर्ड करेंगे? जो मॉनेटरी है, जिनको हम मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं, मुद्रा में जिनको हम मूल्यांकित कर सकते हैं। अगर नॉन मॉनेटरी इवेंट है तो हम उनको रिकॉर्ड, हम सिर्फ कौन से इवेंट रिकॉर्ड करेंगे? मॉनेटरी। तब समझिएगा बेटा, एक बिजनेसमैन, ये जो आपके सामने बिजनेस का मालिक है, जो व्यापार का मालिक है, जिसको कि अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? स्वामी, यानी व्यापार का मालिक।
ये बंदा बिजनेस के पर्पज से साल भर में जमाने भर के ट्रांजैक्शन करेगा, जमाने भर के इवेंट यानी घटनाएं भी घटित होगी, लेकिन हम उन्हीं इवेंट या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनिटरी है, यानी जिनको मॉनिटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, मॉनिटरी टर्म में असेस कर सकते हैं, मॉनिटरी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मॉनिटरी टर्म में रिपोर्ट कर सकते हैं, जिनके कारण मनी या तो बिजनेस में इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ। इसके कॉन्ट्ररी नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन यानी अमुद्रिक व्यवहारों को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। नॉन मॉनिटरी मतलब जहां पर ना पैसे का आना हुआ ना पैसा जाना। अब अगर अकाउंटिंग की प्रोसेस भी देखेंगे तो आप बताओ, बिजनेसमैन ये साल भर में जब जमाने भर के ट्रांजैक्शन इवेंट करता है तो बोलो बेटा हम उसकी जनरल एंट्री करते हैं बच्चों। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसकी सब्सिडरी बुक मेंटेन कर लेंगे। जनरल के बाद बोलो जी हम लेजर में लेजर में पोस्टिंग करते हैं। समय समय पे बोलो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब बताओ, आप जब जनरल एंट्री करते हो तो भी एक अकाउंट को डेबिट एक अकाउंट को क्रेडिट करते हो, और एक अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करा तो बोलो अमाउंट का कॉलम होता है। लेजर में पोस्टिंग करते हो तो बोलो जी वहां अमाउंट का कॉलम होता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर बोलो जी अमाउंट का कॉलम होता है। ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट के अंदर बोलो अमाउंट का कॉलम होता है। और अमाउंट का कॉलम होता है मतलब हम अपनी बुक में एंट्री तब कर सकते हैं जबकि वो एंट्री को हम मॉनिटरी टर्म में मेजर कर सकें। क्या बच्चों आपने कभी ऐसी एंट्री देखी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल, अमाउंट लिखा ही नहीं? क्या नाम बेटा आपका? प्रतीक। प्रतीक को अपने मजदूर के तौर पे रखा, गुस्सा नहीं बेटा, मजदूरी दी। अब हम एंट्री करते वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अमाउंट तो लिखेंगे ना। हमेशा तो नहीं लिख देंगे वेजेस को डेबिट कर दिया, अमाउंट बोले बाद में लिखेंगे, जब बात करेंगे तब लिख लेंगे। नहीं भाई, तो देखो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, हम कौन से ट्रांजैक्शन लिखेंगे जिनको मॉनिटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे अब मैं कुछ टेक्निकल एग्जांपल आपके सामने रखने जा रहा हूं जिस पर कि इंस्टीट्यूट बहुत डिटेल में बात कर सकता है। सबसे पहला एग्जांपल, सेल्फ गुडविल। बच्चों जानते बेटा आप सेल्फ गुडविल? सेल्फ गुडविल खुद की गुडविल। आज जैसे अगर हम बात करें NPA, नाटा प्रोफेशनल एकेडमी। अब तो बेटा नाटा प्रोफेशनल एकेडमी इतने लगातार समय से काम करते हुए अपनी एक गुडविल क्रिएट की, एक रेपुटेशन, एक गुडविल है। आप सभी इतने सारे बच्चे भरोसा करते हुए, ब्लाइंड फेथ करते हुए अपनी फी यहां पर दे रहे हैं, और फी के साथ साथ सबसे बड़ा होता है बच्चों टाइम। आप अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं। अब नाटा प्रोफेशनल एकेडमी ने अपनी एक सेल्फ गुडविल क्रिएट कर ली, लेकिन आप ये बताइए अगर नाटा प्रोफेशनल एकेडमी की बैलेंस शीट बनाई जाए और उस बैलेंस शीट में उसकी गुडविल लिखी जाए, और अगर नाटा सर ये बोले कि साहब मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल 25 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए बैलेंस शीट के अंदर लिखे, तो इस गुडविल को हम लिखेंगे नहीं, बैलेंस शीट में साइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गुडविल कैसी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ क्रिएटेड। इसके बदले में किसी प्रकार की मॉनेटरी कॉस्ट नहीं लगी। अच्छा, इसके अपोजिट अगर परचेज गुडविल हो, बोलो जी परचेज गुडविल लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हमने कोई एक होटल बनाया, 5 स्टार होटल बनाया। अब मान लो जी मैं सीए हूं और मैंने लिख दिया कि साहब ये सीए का होटल है, लेकिन सीए के होटल होने से कोई होटल चल जाएगा ऐसा तो है नहीं। अब सपोज करें हमने बॉम्बे के एक बड़े होटल ब्रांड का नाम यहां पे लिखा, या मान लो जी हमने विराट कोहली का ही नाम लिख दिया, और लोगों को मैसेज दिया कि साहब विराट कोहली का होटल है। विराट कोहली तक बात जाएगी, विराट कोहली परमिट करेंगे, ठीक है साहब लिखो जी, नाम लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आप ये बताओ कितने साल के नाम लिखना चाहते हैं? हमने कहा 5 साल। उसका कहना ठीक है भाई 5 साल के लिए 5 करोड़ रुपए दो। बोले मैं आपके होटल के इनॉग्रेशन में भी आऊंगा, और साल के अंदर जो होटल में अलग अलग एक्टिविटी इवेंट करते हैं उसके अंदर भी आऊंगा, लेकिन उसके बदले मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए। अब बताओ मेरे को 5 करोड़ रुपए देके मैंने विराट कोहली के नाम को यूज करने की परमिशन ली। अब इस गुडविल को बोलेंगे परचेस गुडविल, इसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे क्योंकि मनी ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन सेल्फ गुडविल की एंट्री नहीं। चलो एग्जांपल नंबर सेकंड, की पर्सन की इंटेलेक्चुअलिटी। अब की पर्सन की इंटेलेक्चुअलिटी देखो कैसे, ये देखो जी धीरू भाई अंबानी जी। बताओ बेटा नाम जानते बेटा? धीरू भाई अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्रीज के की पर्सन रहे हैं। अभी रिलायंस इंडस्ट्री के की पर्सन रहे, इनकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है ये रिलायंस इंडस्ट्री के लिए एक तरह से असेट थी।
लेकिन क्या आप बैलेंस शीट के अंदर लिख सकते हैं कि साहब धीरू भाई अंबानी जी एक बहुत इंटेलेक्चुअल बिजनेसमैन, बहुत ही शार्प बिजनेसमैन, किस समय क्या निर्णय लेना वो बहुत अच्छे से जानते हैं? क्या हम इनकी इंटेलेक्चुअलिटी, इनकी बुद्धिमत्ता को मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं कि साहब इनके दिमाग की कीमत 5 करोड़? नहीं भाई, ये नॉन मॉनेटरी असेट है, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। शाबाश। तीसरा एग्जांपल, डेथ ऑफ बिजनेस ऑनर। अब बताओ बिजनेस के मालिक की डेथ हो जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे सुनना, किस बच्चे का एग्जांपल ने बेटा? बेटा चलो नाम बोलो बेटा। पारस, पारस पाटीदार, पीपी, वेरी गुड। ये मिस्टर पारस पाटीदार, बराबर बेटा। अभी मिस्टर पारस पाटीदार सपोज करें ये साइकिल से जा रहे हैं और इतनी हाई स्पीड में लेके जा रहे हैं कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। अब बताओ सामने एक फैक्ट्री है, अब बताइए फैक्ट्री के अंदर दो बड़े बड़े ये हेलोजन लगे हैं, लेकिन इनको लगता है यार दूर से दिखाई देता है कि सब ये स्कूटर अलग जा रहा है, ये स्कूटर अलग जा रहा है। अब ये बंदा क्या काम करता है, बड़ी तेजी से निकलता है और इतनी तेजी से निकलता है कि ये बंदा तो ये फैक्ट्री के बीचों बीच से बिल्कुल बराबर निकल जाता है। और इनकी हाई स्पीड के कारण यहां ये एक मशीन लगी हुई थी 5 लाख रुपए की। बोलो जी 5 लाख रुपए की मशीन यहां से उखड़ के, ये देखो 5 लाख की मशीन यहां से उखड़ के बाहर किसी दूसरी फैक्ट्री में जाके इंस्टॉल्ड हो जाती। नहीं, साउथ की फिल्मों में होता है बेटा, मजाक क्या कर रहा हूं मैं, ये बताओ। साउथ की फिल्मों में सब होता है। अब बताओ ये पारस भाई, ये अगर मान लीजिए इतनी तेजी से फैक्ट्री के बीचों बीच से निकल गए, ट्रक लेके निकल गए कि उन्होंने 5 लाख की मशीन का नुकसान कर दिया। अब मशीन लॉस हो गई, अपने आप में इवेंट है, घटना है, लेकिन क्या इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? यस करेंगे। कहां करेंगे? पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे लॉस ऑफ मशीन, बराबर बेटा। और बैलेंस शीट में असेट से माइनस। तो देखो अगर बिजनेस के मालिक की डेथ होगी तो हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन मशीन लॉस होगी तो रिकॉर्ड, चलो जी मैंने इसी सिचुएशन को चेंज कर दिया। मान लो जी अब की बार मशीन नहीं है, अब की बार बिजनेस का मालिक ही यहां पर आराम कर रहा था। उस बंदे का ये मानना था कि रात की 9:30 बज चुकी है, बोले मैं बाहर जाने के बजाय कोई एक्सीडेंट हो जाए इसके बजाय यहीं रुक जाता हूं। और उस बिजनेस के मालिक को ये पता नहीं था कि पारस आ रहा है, और ये पारस भाई 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां से निकले। और जो बिजनेस का मालिक है ये परमानेंटली परमात्मा के पास। अब बताओ बेटा अगर ये एक्सीडेंट होता है और इसमें बिजनेस के मालिक की डेथ हो जाती है तो क्या हम इसको बुक में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। कभी आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट के अंदर लिखा हुआ देखा लॉस ऑफ मालिक? नहीं बेटा। तो देखो जी बिजनेस के मालिक की डेथ हो जाएगी, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन वहीं अगर असेट लॉस हो जाएगी तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्यों रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि उस असेट की मॉनेटरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वापस से बता दो बेटा, हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहला कंसेप्ट कौन सा उठा है? मनी मेजरमेंट। बोलो बिजनेसमैन साल भर में जमाने भर के ट्रांजेक्शन इवेंट करता है, लेकिन हम कौन से ट्रांजेक्शन इवेंट रिकॉर्ड करेंगे? जिनको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। किनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे? नॉन मॉनेटरी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नॉन मॉनेटरी में और एग्जांपल, क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोसीजर। क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोसीजर, चलो जैसे एग्जांपल लेते हैं, नाम बोलो बेटा। अर्पण। अभी अर्पण भाई, अर्पण एग्जांपल ले ले बेटा, चलाओगे?
चलो ऑनलाइन टीम, परफेक्ट बेटा, कोई भी डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हैं ऑनलाइन वाले बच्चों, किसी प्रकार का डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, विघ्न, बाधा, परेशानी। चलो सुनना बेटा, ये अर्पण भाई, इनके हाथ में हुनर है। क्या हुनर है पता है? ये बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, और इतनी अच्छी चाय बनाते हैं कि इनके हाथ की चाय पीने के बाद आपको 10 घंटे तक पलक झपकाए बिना आप सभी टीचर्स के लेक्चर देख सकते हो, सुन सकते हो। अब बताओ, अगर इनके हाथ में ये हुनर है तो हम अर्पण भाई को बोलते साहब आपके हाथ में ये जो क्वालिटी प्रोडक्शन यानी क्वालिटी चाय बनाने का जो हुनर है ये आपके लिए असेट है, लेकिन क्या ये असेट इन्होंने कहीं किसी प्रकार का मनी एक्सपेंसेस करके परचेस करा? नहीं। ये जो इनके मेहनत है, इतने समय का एक्सपीरियंस है, उसके बाद इन्होंने एक यूनिक रेसिपी क्रिएट कर दी। और इसीलिए हम अर्पण भाई को बोलते हैं अर्पण भाई आप सीए बनो नहीं बनो, चाय वाले तो अच्छा, ये तो चलो मजाक की बात है। अर्पण भाई एक बात बताओ, अगर ये अर्पण भाई की कोई कंपनी है, बड़ा कोई कॉर्पोरेट हाउस है, और ये इनकी फैक्ट्री में चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग होती है, इनके पास चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग की यूनिक रेसिपी, यूनिक टेस्ट, यूनिक फॉर्मूलेस हैं, और ये जो यूनिक रेसिपी, यूनिक फॉर्मूले हैं, इन्होंने लंबे समय से एक्सपीरियंस, लंबे समय की रिसर्च के बाद ये फॉर्मूले क्रिएट करे, तो ये जो क्वालिटी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं ये इनके लिए असेट है, लेकिन इस असेट को बैलेंस शीट के अंदर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये यूनिक रेसिपी इन्होंने कहीं से परचेस नहीं की। अच्छा चलो इसके अपोजिट, अगर मान लो इन्होंने ये सारे फॉर्मूले अमेरिका की कोई चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बेच दिया 2 करोड़ रुपए में, और अमेरिका की जो चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, क्योंकि 2 करोड़ रुपए में उसने यूनिक टेस्ट, नेचुरल, इस तरह से आइसक्रीम या चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग करने की रेसिपी, फॉर्मूले उसने परचेस किए, तो वो अपनी बुक में फिर रिकॉर्ड करेगी क्योंकि उसको पैसा लगा है, और वो अपनी बुक में किसके रूप में रिकॉर्ड करेगी? टेक्निकल नो हाउ, तकनीकी ज्ञान उसका नाम दे सकती है, टेक्नोलॉजी नाम दे सकती है। जैसे आपने देखा होगा कोविड में भी वैक्सीनेशन के दरमियान कई लोगों ने वैक्सीन, कई कंट्री ने वैक्सीन के फॉर्मूले परचेस किए, वो टेक्निकल नो हाउ परचेस किया, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए का पेमेंट करा। तो मनी ट्रांजैक्शन हुआ तो रिकॉर्ड करेंगे, मनी ट्रांजैक्शन हुआ तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पक्का बेटा? पक्का बच्चों? कोई डाउट बच्चा? ईमानदारी से चलो एग्जांपल ले ले। यस, डरना नहीं। हाँ हाँ, वो पूछने की जरूरत नहीं बेटा। चलो लास्ट एग्जांपल, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, नॉन मॉनेटरी आइटम का लास्ट एग्जांपल बेटा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। कई बार बच्चों ये देखने में आता है कि सपोज करें साहब ये फैक्ट्री है, यहां देखो एम्प्लॉय लोग वर्क कर रहे हैं, ये देखो सारे एम्प्लॉय, आप सभी के नाम लिखने की जरूरत नहीं, मतलब अब बताओ ये फैक्ट्री का मालिक है और ये कर्मचारी, मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है, और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में अच्छे रिलेशन तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी ताकत है, स्ट्रेंथ है, और लेकिन इस स्ट्रेंथ को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि नॉन मॉनेटरी है। कई बार होता ना बेटा, ये बिजनेस का मालिक है, ये सब जो लेबर हैं, ये लेबर और मालिक के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है, मालिक ये सोच के चलता है कि यार इन लोगों के कारण ही तो मैं कमा पा रहा हूं, लेबर ये सोच के चलती कि मालिक के इतनी रिस्क लेने के कारण ही तो हमारा बिजनेस, हमारा घर चल पा रहा है। अगर दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन है तो हम लोगों के लिए असेट है, लेकिन उस असेट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, अब बता पाएंगे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, छोटे छोटे पॉइंट। चलो कंपनी ने 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी, बोलो एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो सेल्फ गुडविल नहीं, परचेस गुडविल, परचेस गुडविल करेंगे। अच्छा चलो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हेल्दी रिलेशनशिप, एंट्री नहीं करेंगे। चलो की पर्सन की इंटेलेक्चुअलिटी नहीं करेंगे। आपने अपने खुद यूनिक रेसिपी फॉर्मूला जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से डेवलप किए, क्रिएट किए,
एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन वही रेसिपी, वही फॉर्मूला आपने किसी दूसरे से परचेस कर लिए तो करेंगे। वेरी गुड बेटा। इसका मतलब हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। पक्का बेटा? बोलो, कोई डाउट? चलो, इस कंसेप्ट के अंदर एक अंतिम दो, मतलब एक नहीं, दो अंतिम बात करने जा रहे हैं। सुनना बच्चों बहुत ध्यान से। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का एडवांटेज क्या है? क्यों हम सारे ट्रांजैक्शन और इवेंट को मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं? देखिएगा, प्रैक्टिकली क्या होता है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस एक्सप्रेस्ड होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में। मेरी बात सुनना, मैं आपको बताने जा रहा हूं क्यों मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट, उसका क्या एडवांटेज है। प्रैक्टिकल लाइफ में एक व्यापारी जमाने भर के ट्रांजैक्शंस करता है और जमाने भर के ट्रांजैक्शन जमाने भर के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में करता है। जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा 5000 किलोग्राम, फिनिश गुड्स बेचा 2000 लीटर, प्लॉट खरीदा 5000 स्क्वायर फीट, बिल्डिंग बनवाई 10,000 रनिंग फीट, मशीन खरीदी 8000 एचपी की, बराबर। फर्नीचर आपने खरीदा मान लो 150 टेबल। इन्हें कहने का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में करते हो। जैसे कोई केजी में, कोई टन में, कोई लीटर में, कोई गैलन में, कोई नंबर ऑफ यूनिट में। और अगर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में कर रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में एंट्री करें। क्या? जैसे आपने 5 लीटर रॉ मटेरियल परचेस करा तो एंट्री हम ये करें, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 5000 लीटर। फिनिश गुड्स आपने 2000 टन बेचा तो क्या हम ये एंट्री करें, बी अकाउंट डेबिट टू सेल 2000 टन। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में लिखने लग गए तो आप देखो जी आपकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। आपकी बैलेंस शीट ऐसे बनेगी, डब्ल्यूआईपी दिखेगा 8000 गैलन, रॉ मटेरियल दिखेगा 5000 टन, फिनिश गुड दिखेगा 10,000 केजी, बिल्डिंग दिखेगी 80,000 स्क्वायर फीट, मशीन दिखेगी 5000 एचपी, प्लॉट दिखेगा 10,000 स्क्वायर फीट, फर्नीचर दिखेगा 80 यूनिट फर्नीचर के, मतलब 80 टेबल परचेस करी। और अगर इस तरह से आप बैलेंस शीट बनाने गए तो ऐसे केस में आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बेटर है। कहने का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में होते हैं, कोई टन में, कोई लीटर में, कोई केजी में, कोई गैलन में। और इनका मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन करने के लिए, मीनिंगफुल तरीके से डिसीजन मेकिंग के लिए इन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना जरूरी है। और कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है? मनी। अच्छा बताओ, हम गैलन में लिखने के बजाय उसको मनी में लिखें, टन में लिखने के बजाय मनी में लिखें, केजी के बजाय मनी में, स्क्वायर फीट के बजाय एचपी के बजाय मनी में अगर हम लिखेंगे तो हम बता पाएंगे हमारी टोटल कितनी असेट है, हमने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया, कितना जीपी, कितना एनपी, और सही तरह से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बराबर बेटा? पक्का बच्चों? यहां तक सब बच्चों को क्लियर? तो बोलो बेटा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का एडवांटेज क्या? हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में एंट्री करने गए तो ऐसे केस में हम प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। मीनिंगफुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाने के लिए कॉमन पैरामीटर में लाना पड़ेगा, और वो कॉमन पैरामीटर क्या होगा? मनी। बोलो, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से चलो। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का एक डिसएडवांटेज भी है बेटा, और ये डिसएडवांटेज अभी जस्ट मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूं, इस पे डेप्थ में बात हम आगे करेंगे। डिसएडवांटेज क्या, वो सुनो, सुनना। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने ट्रांजैक्शन या इवेंट को मॉनेटरी टर्म में एक बार का लिख दिया एक बार का। जैसे आपने एक प्लॉट खरीदा सन 2002 में, कितने का खरीदा? 5 लाख का। अब आप लिख देते हो 5 लाख रुपए। फिर आपने प्लॉट खरीदा 2023 में, ये कितने में खरीदा? 5 लाख में। अब मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने इसका भी अमाउंट 5 लिख दिया, इसका भी अमाउंट 5 लिख दिया।
अब जनरल पब्लिक देखेगी तो उसको तो मॉनेटरी फिगर ही दिखेगा, और मॉनेटरी फिगर ही दिखेगा तो ऐसे केस में जनरल पब्लिक तो मान के चलेगी दोनों प्लॉट बराबर बराबर है। लेकिन जो प्लॉट आपने सन 2002 में खरीदा था, उस समय बोलो जी मनी की परचेसिंग पावर ज्यादा थी, इसलिए आपने ज्यादा एरिया खरीदने में आ गया, और आज मनी की परचेसिंग पावर कम है तो आपको 800 स्क्वायर फीट प्लॉट ही परचेस करने में आया। अब आप बताओ, आपने ये वाला प्लॉट खरीदा था 2002 में 5 लाख रुपए में, आप उसको अभी भी 5 लाख रुपए दिखा रहे हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और आज जो खरीदा 5 लाख में वो भी 5 का दिख रहा है, दोनों बराबर दिख रहे हैं, जबकि इस 5 लाख की कीमत हो सकता है 50 लाख हो चुकी हो। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में इसी कोई टेक्निक नहीं है कि साहब इसको 50 लाख पे लेके आ जाओ। हम तो क्या करते हैं, मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड कर लेते, इसको भी 5 में, इसको भी 5 में। हम ये मान के चलते हैं कि मनी की जो परचेसिंग पावर है, मनी की जो परचेसिंग पावर है, रुपए की जो परचेसिंग पावर है, एक जैसी है। 5 लाख में जितना प्लॉट पहले खरीदा था 5 लाख में, आज भी उतना ही प्लॉट खरीदा, जबकि आज बोलो 5 लाख में प्लॉट आपने कम खरीदा। अब इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए समय समय पर हमें इसका करना पड़ जाता है रिवैल्यूएशन। क्या करना पड़ जाता है बेटा? तो आगे चल के मैं रिवॉल्यूशन बताऊंगा आपको। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का एक ड्रॉबैक क्या है, आप सब कुछ मनी 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 में रिकॉर्ड कर लिया ना, तो पुराना प्लॉट भी 5 लाख, ये नया प्लॉट भी 5 लाख, दोनों 5-5 लाख में ही दिखेगा, जबकि 5 लाख का प्लॉट कितने का हो चुका है? 50 लाख का हो चुका है, बराबर बेटा। और इसके लिए हमें समय समय पर क्या करना पड़ जाएगा? रिवैल्यूएशन। ये थोड़ा सा डेप्थ कंसेप्ट है, इस पर बात हम जब रिवैल्यूएशन नाम का कंसेप्ट करेंगे उस समय पढ़ेंगे। लेकिन बताओ जी, क्या यहां तक सब बच्चों को बेसिक क्लियर? बोलो पहला कंसेप्ट क्या बच्चों? बोलो हम कौन से ट्रांजेक्शन इवेंट रिकॉर्ड करेंगे? मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी को रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का एडवांटेज क्या? डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में होते हैं, कोई टन, लीटर, गेजी, गैलन, इस तरह से सबको एक कॉमन बेस पे लाना पड़ेगा, दैट इज मनी। मनी मेजरमेंट का ड्रॉबैक क्या? मनी मेजरमेंट में आपने एक बार मॉनेटरी टर्म में एंट्री कर ली, लेकिन उस असेट की वैल्यू बढ़ चुकी है, और बड़ी वैल्यू तो अपने आप आ नहीं पाती ना, इसलिए एक रीजनेबल टाइम गैप के बाद अपनी बैलेंस शीट को एप्रोप्रिएट मैनर, यथोचित मूल्य पे लाने के लिए समय समय पर हमें उसका रिवैल्यूएशन भी करना पड़ जाएगा। बोलो क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? वेरी गुड। लिखिए बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। लिखा बच्चों? सब्सटेंस ओवर द फॉर्म प्रारूप के बजाय मूल तत्व को महत्व। ओके बेटा, चलो अब सुनिए बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में अपनी इंस्टीट्यूट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जानते हैं ना बच्चों आप लोग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ड्राफ्ट करने का काम कौन करता है? आईसीएआई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट दिया है, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। अब देखो इसका मतलब क्या, एक अकाउंटेंट के तौर पर जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट में आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री करते हैं, आपके सामने सपोज करें कोई ट्रांजेक्शन रखा है, जैसे आपने माल खरीदा, माल बेचा, परचेस है, परचेस रिटर्न है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, या कोई भी इवेंट यानी घटना घटित हुई जो कि मॉनेटरी थी। अब कोई भी ट्रांजेक्शन इवेंट है जो मॉनेटरी था, उसको आप बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बेटा एस 1 बोलता है आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते समय, एंट्री करते समय जल्दबाजी न करें,
आप उसके सिर्फ ऊपर के लीगल फॉर्म, उस ट्रांजेक्शन के ऊपर के लीगल फॉर्म, लीगल पेपर, लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल एविडेंस, जो पेपर जो डॉक्यूमेंट आपके सामने तैयार करके रखे गए हैं, सिर्फ उसके लीगल फॉर्म, लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल पेपर पर न जाएं, आप उस ट्रांजेक्शन के अंदर के क्या देखें, सब्सटेंस देखें, मतलब मूल तत्व देखें, उस ट्रांजेक्शन की रियलिटी को देखें, ट्रांजेक्शन को सही रूप में समझें और ट्रांजेक्शन के फैक्ट समझें, उसके बाद उसको बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करें। नहीं तो बच्चों कई बार क्या होगा, आप इमेजिन करो आप एक कंपनी के अकाउंटेंट हैं, हाँ अकाउंटेंट, अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, आपके सामने बिल लाके रख दिए गए, आपको बोल दिया कि साहब हमने ये परचेस करा, परचेस की एंट्री कर दो, और आप तो क्या करोगे, भाई कंपनी XYZ लिमिटेड है, आप देखोगे बिल कंपनी के नाम पे है कि नहीं, मान लो बिल कंपनी के नाम पे है, तो आपने तो उठा के अपनी बुक्स अकाउंट में एंट्री कर दी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर, आपने बिल देख के कर दी। अरे भाई आप बिल पे नाम किसका है ये देखने के बजाय, मतलब बिल के लीगल पेपर, लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल एविडेंस जो ऊपर से बिल तैयार किए गए वो देखने के बजाय उसके अंदर के सब्सटेंस भी देखो। उस बिल में जब आप अंदर उतरोगे तो साहब उसने परचेस करा तो क्या परचेस करा, और जब अंदर हम देखने जा रहे तो उसने जो परचेस करा, उसने कुछ ऐसा मटेरियल परचेस करा जो कि फैक्ट्री के अंदर यूज ही नहीं होता है। कहां यूज होता है साहब, हो सकता है बिजनेसमैन के घर पे वो मटेरियल या वो सामग्री यूज हुई, और बिजनेसमैन के घर पे अगर यूज हुई है तो ऐसे केस में वो तो अपने आप में एक तरह से ड्राइंग्स हुआ। आपको परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश के बजाय ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश करना चाहिए। यानी अब आप देखो, आपके सामने जमाने भर के ट्रांजेक्शन ही इवेंट रख दिए जाएंगे, आपको उनको बुक्स अकाउंट में एंट्री करनी है, लेकिन ये कंसेप्ट क्या बोलता है, ट्रांजेक्शन के ऊपर के डॉक्यूमेंट, ऊपर के फॉर्म, ऊपर के पेपर पे मत जाओ, ट्रांजेक्शन के अंदर की रियलिटी देखो, अंदर के सब्सटेंस देखो, अंदर के फैक्ट देखो, और ट्रांजेक्शन को सही रूप में समझो, और उसके बाद उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। पक्का बेटा? अगर आप ऊपर ऊपर ट्रांजेक्शन के फॉर्म को देखोगे, पेपर को देखोगे, डॉक्यूमेंट को देखोगे, एविडेंसेस को देखोगे, तो ऊपर से तो पेपर तैयार करके कोई भी कुछ भी रख देगा यार। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, हाँ नाम बोलो बेटा। अर्पण, अभी अर्पण भाई, बराबर बेटा, मान लो जी सीए क्वालिफाइड हो गए, बराबर, अभी सीए ग्रुप में अच्छा खासा कमाते हैं, 30% से ज्यादा का इन पे टैक्स लगता है। अब मान लो इन्होंने एक मकान परचेस करा, ये मकान परचेस करा 50 लाख का, इससे बोलो रेंट आता मान लो 1 लाख रुपए, अब ऑलरेडी इनके नाम पे सीए की इनकम आती है, अभी रेंट भी अगर आएगा तो टैक्स अच्छा खासा लगेगा। अब टैक्स से बचने के लिए इन्होंने क्या करा, ये मकान खरीद लिया इन्होंने वाइफ के नाम, शादी हो चुकी ना अर्पण, हाँ ठीक, यस यस। अब बताओ बेटा, इन्होंने मकान के सारे पेपर वाइफ के नाम, मकान की रजिस्ट्री वाइफ के नाम, लीगल एग्रीमेंट वाइफ के नाम, सारे डॉक्यूमेंट वाइफ के नाम, पैसा लगाए अर्पण का, सारे डॉक्यूमेंट वाइफ के नाम। अब बताओ ये ट्रांजेक्शन अगर आप जैसे सीए या किसी इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने आता है, और ऐसे केस में सीए या इनकम टैक्स ऑफिसर इस बात को देखता है कि भाई 50 लाख रुपए का मकान किसके नाम, बोले वाइफ के नाम, इसका मतलब वाइफ ने खरीदा, बोले हाँ जी खरीदा। क्वेश्चन उठेगा सब, वाइफ के पास इतना पैसा कहां से आया, इन्हें वाइफ ने कहीं से कमाया होगा या वाइफ को कहीं से मिला होगा। ठीक है साहब, हम वाइफ का एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें, और ये अर्पण भाई की वाइफ का एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दो बेटा सच्ची, अर्पण लिख दू, पक्का, नाराज सुनी होगी, कल हो गया बेटा, लिख देता हूं चलो, 12th फेल। बेटा देखो मैंने फिर भी बात संभाल ली है, मैंने 8th पास, इसका मतलब 8th पास बोल दिया है, मतलब कुछ कुछ तो बात संभाल ली बेटा। अब बताओ, अगर अर्पण भाई कि जो स्पाउस है, जीवन साथी, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस बात को जस्टिफाई नहीं करता है कि उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी से इतने कम समय में 50 लाख रुपए कमा के प्रॉपर्टी खरीदी, अब भले लीगल पेपर वाइफ के नाम कर दो, अब यहां पे लगेगा सब्सटेंस ओवर द फॉर्म, ओवर द फॉर्म
मतलब लीगल प्रारूप, लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल कागज कुछ भी तैयार कर दो, अंदर का सब्सटेंस, अंदर की रियलिटी, अंदर के फैक्ट, अंदर के तथ्य क्या है? अंदर के फैक्ट ये हैं कि इस प्रॉपर्टी में पैसा किसका लगा है? ए का लगा है, अर्पण का लगा है। तो तय बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी और एक सीए के तौर पर भी ये प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? ए की मानी जाएगी। क्योंकि कंसेप्ट क्या बोलता है? सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। पक्का बेटा? अच्छा रुको, एग्जाम्पल बदल देते हैं, नाराज नहीं होना। चलो, हाँ आपका नाम बोलो बेटा। प्रतीक। ये प्रतीक भाई, ये इनके वाइफ। नहीं, छुपाने से मतलब क्या बेटा, सबको पता है। हाँ? अभी प्रतीक भाई के जो स्पाउस है, जीवन साथी है, वो सीए हैं, सीएस हैं, सीए में हैं, एमबीए हैं, और ये खुद है 12th पास इन सप्लीमेंट्री। नाराज नहीं होना बेटा, नाराज हो भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। चलो, ऑनलाइन टीम ध्यान देना बेटा। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी एग्जाम्पल ले रहे बेटा। हाँ, अब बताओ जी, वाइफ की खुद की अर्निंग अच्छी खासी है, उनकी प्रोफिशिएंसी अच्छी खासी अर्निंग है। अब बताओ जी, वाइफ ने एक मकान खरीदा 50 लाख का, इससे रेंट आता है 1 लाख रुपए। अब ये मकान अगर अपने नाम पे वाइफ अगर खरीद लेती है तो उनपे टैक्स ज्यादा लगेगा। टैक्स से बचने के लिए वाइफ ने ये मकान उठा के कर किसके नाम दिया? मिस्टर प्रतीक के नाम। अब बताओ, प्रतीक के नाम ये प्रॉपर्टी कर दी। अब जब ये इंफॉर्मेशन सीए या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आती है, जो कि सीए अकाउंटिंग कर रहा है इन लोगों की, अब बताओ, पूरे इंदौर शहर, क्या पूरे हिंदुस्तान को पता है कि प्रतीक नाम का ये वो प्राणी है जिसने जीवन में कभी एक रुपया नहीं कमाया? अब बोलो, उसके नाम पे अगर 50 लाख रुपए का मकान दिखेगा, जमाना जानता है 1 रुपया नहीं कमाया उन्होंने। अरे पेन भी देते हैं इनको साइन करने के लिए ना, तो साइन करने की वजह अंगूठा काला करके अंगूठा लगाते हैं आप। अब बताओ, अगर आपने सारे लीगल पेपर इनके नाम कर दिए, सारे लीगल डॉक्यूमेंट इनके नाम कर दिए, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉपर्टी के अंदर पैसा किसका लगा? वाइफ का लगा है। तो प्रॉपर्टी किसकी बुक में रिकॉर्ड करेंगे हम? इन द बुक्स ऑफ वाइफ। बराबर बेटा? तो देखो कंसेप्ट क्या है, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। कोई भी ट्रांजेक्शन ऊपर से प्रिपेयर करके, कुक्ड करके, बनावट करके, सजावट करके, डेंटिंग पेंटिंग करके आपके सामने लीगल पेपर कुछ भी तैयार करके रख दे, आप क्या देखेंगे? उसके अंदर की रियलिटी, उसके अंदर के फैक्ट, उसके अंदर की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसके अंदर की मूलभूत जानकारी, और सही जानकारी पाने के बाद उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। पक्का बेटा? अब देखो, इसी बात को चलो जी मैं कुछ प्रोफेशनल पॉइंट के तौर पर आपसे पूछ रहा हूं, जवाब देना बेटा। सपोज करें से अभी एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं। ये 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, बी और सी। टीम, टीम के बच्चों जवाब देना बेटा। अब बुक किसकी मेंटेन कर रहे बेटा? पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है बच्चों? अब मान लो पार्टनरशिप फर्म ने कोई एक मशीन परचेज की। किससे परचेज की? फर्म ने। और फर्म के पर्पज से यानी बिजनेस के पर्पज से परचेज की। पेमेंट भी हुआ फर्म से ही। गलती से दुकानदार ने बिल बना दिया एक पार्टनर ए के नाम। हो सकता था जो दुकानदार था मशीन बेचने वाला, वो ए को जानता था, उसने बिल ए के नाम का बना दिया। बिल ए के नाम का बना, लेकिन पेमेंट गया मान लो जी बिजनेस से, मशीन भी यूज हो रही बिजनेस में, बिजनेस के अंदर इस मशीन को उपयोग किया जा रहा है। अब आप बताओ, सिर्फ बिल गलती से ए के नाम का बन गया तो क्या ये ए की बैलेंस शीट में दिखेगा? नहीं भाई। किसकी बैलेंस शीट में दिखना चाहिए? पार्टनरशिप फर्म।
क्योंकि कंसेप्ट क्या लेके चलते हैं हम, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। ऊपर से क्या दिख रहा है आप उसमें मत जाओ, आप किस पे जाओगे, अंदर की रियलिटी पर, अंदर के फैक्ट पर, और ट्रांजेक्शन को सही रूप में समझ के उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। चलो इसी तरह से एक और एग्जांपल पे आओ। सपोज करें साहब ये कंपनी है XYZ कंपनी लिमिटेड, अब इस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहे हैं, इसके एक्सपेंसेस चेक कर रहे हैं। अब बताओ जब आप एक्सपेंसेस चेक करेंगे तो इसके सारे बिल कंपनी के नाम से होने चाहिए, बराबर बेटा। सपोज करें कंपनी ने अपने किसी डायरेक्टर को यूएसए भेजा बिजनेस के पर्पज से। अब बिजनेस के पर्पज से भेजा तो हमने डायरेक्टर को समझा दिया था कि जितने भी बिल बनवा के लाए आप वहां जो खर्चा करेंगे वो सब कंपनी के नाम से बनवाए। अब बताओ डायरेक्टर फॉरेन कंट्री में किसी होटल में ठहरा, होटल का बिल कंपनी के नाम का बन जाएगा, चलेगा। वहां लोकल ट्रेवलिंग करा तो लोकल ट्रेवलिंग किया तो टैक्सी का बिल कंपनी के नाम का बन जाएगा, चलेगा। वहां उसने लंच किया, डिनर किया, रिफ्रेशमेंट या ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी फूड वगैरह लिया, बिल कंपनी के नाम का बना लेंगे। यानी कंपनी का अगर हम ऑडिट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस चेक कर रहे हैं, सारे बिल कंपनी के नाम के चाहिए। आपने डायरेक्टर को आउट ऑफ कंट्री भेजा है, बोलो होटल में ठहरेगा, बिल कंपनी के नाम का बना लेगा, बुकिंग कंपनी के नाम का कर लेगा, लंच डिनर रिफ्रेशमेंट का बिल भी कंपनी के नाम का बनवा लेगा, लोकल टैक्सी वगैरह बुक की तो वो भी कंपनी के नाम का हो जाएगा। लेकिन ये बताओ जी जो एयरलाइंस का टिकट बनेगा क्या वो कंपनी के नाम का बनता है, पैसेंजर के नाम का बनता है? पैसेंजर के नाम का बनता है। पैसेंजर है मान लो ए, तो ए के नाम का बनेगा। अब एयर टिकट को लेके अड़ मत जाना कि सब ये जो टिकट है ये तो पैसेंजर के नाम का है तो ये खर्चा उसका पर्सल हो गया। नहीं भाई, वो गया किसके पर्पज से, कंपनी के पर्पज से, तो खर्चा भी किसका माना जाएगा, कंपनी। यानी अब आप देखो सेकंड कंसेप्ट जो मैंने समझाया, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म, ये क्या बोलता है, कोई भी ट्रांजेक्शन आपके सामने रखा है तो उस ट्रांजेक्शन के ऊपर के लीगल फॉर्म, लीगल प्रारूप, लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल एविडेंस जो ऊपर से कागज पत्तर आपके लिए तैयार करके, प्रिपेयर करके, कोड करके, बनावट करके रख दिए हैं, उसको देख के एंट्री मत करो। आप उस ट्रांजेक्शन के अंदर के सब्सटेंस, अंदर की रियलिटी, अंदर के फैक्ट, अंदर की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अंदर के जो तथ्य हैं उसको समझो, और उसको समझने के बाद ट्रांजेक्शन को सही रूप में एनालिसिस करो ताकि सही ट्रांजेक्शन को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सके, बजाय कि ऊपर की डेंटिंग पेंटिंग। बोलो बेटा, आज के दोनों कंसेप्ट सब बच्चों को क्लियर, पक्का? पहला कंसेप्ट क्या लिया था बेटा आपने, मनी मेजरमेंट, शाबाश। दूसरा कंसेप्ट सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। चलिए बेटा आज के सेशन को बेटा हम यहां पर एंड करते हैं, बाकी बात बेटा हम फिर कल के लेक्चर में करते हैं। और सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये रिपीटर बैच बेटा अपन ने स्टार्ट किया है। अब इस रिपीटर बैच में बेटा अपने को 3 महीने के अंदर पूरे सिलेबस को पूरी कंप्लीट डेप्थ के साथ कवर करना है ना बेटा। तो आप लोगों को रेगुलर होमवर्क भी, अपन बेसिक से चल रहे बच्चों, रेगुलर होमवर्क भी आप लोगों को मिलेगा, याद से करना बेटा, है ना। चलिए बेटा एंड करें सेशन। ओके बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चा, ऑनलाइन टीम बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बेटा एंड करते सेशन। कोई भी डाउट हो बिल्कुल पूछ सकते बेटा। आज के 2 कंसेप्ट पढ़े बेटा, आज के 2 कंसेप्ट से रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते बच्चों। चलिए जी, ओके बेटा।